हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा के सबसे आखिरी फाइलम के बारे में, यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जैसे ही हेमिकॉर्डेटा खत्म होता है उसके बाद जो अगला फाइलम आता है उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा के पहले जितने भी 10 फाइलम आपने पढ़े हैं फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, उनको हम नॉन कॉर्डेटा में कंसिडर करते हैं। तो आज नॉन कॉर्डेटा का ये आखिरी फाइलम है और इस फाइलम में मैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं जो आपके नीट एग्जाम के लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का अपना टॉपिक जो कि है हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स भी बताऊंगा, यानी कि जब भी हम हेमिकॉर्डेट्स को पढ़ते हैं तो हेमिकॉर्डेट्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करना है जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग हेमिकॉर्डेट्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं जो नीट में कभी भी नहीं आता है। तो ऐसे कंटेंट से आपको बचना है जो आपको परेशान करता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना होता है और वो नीट एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती। तो अल्टीमेटली इस लेक्चर के थ्रू आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप वो सब कुछ लिख सकते हैं जो इस लेक्चर में बताया जा रहा है, क्योंकि वो या तो कभी ना कभी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है या फिर वो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं आज के इस लेक्चर में हम लोग की कंसेप्ट्स बता रहा हूं, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर का जो की कंसेप्ट होगा, उन की कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, तो ये मैं आपको बता देता हूं। हेमिकॉर्डेट्स में इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इनको पहले प्रीवियस क्लासिफिकेशन में फाइलम कॉर्डेट्स में रखा गया था, लेकिन अब आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बात की जाए तो ये एक सेपरेट फाइलम है जिसको हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। आपको बताऊंगा कि इनको हम कई और अदर नेम से भी, अदर नामों से भी जानते हैं हेमिकॉर्डेट्स को, जैसे कि इनको स्टोमोकॉर्डेटा कहा जाता है। स्टोमोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनमें स्टोमोकॉर्ड होती है। एंड इनको वॉर्म लाइक एनिमल्स भी कहा जाता है, हालांकि ये वॉर्म नहीं है लेकिन इनको फिर भी वॉर्म लाइक एनिमल कहा जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इनको टंग वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में, इनके बॉडी के डिवीजन्स को लेकर अगर हम स्टडी करें तो इनमें प्रोबोसिस एक एंटीरियर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट को हम कॉलर कहते हैं और इनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो स्पेशली जो प्रोबोसिस रीजन है और कॉलर रीजन है उसको एक साथ अगर हम लेकर स्टडी करें तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है हमारी जीभ की तरह, हमारी टंग की तरह। दैट इज द रीजन कि इनको टंग वॉर्म भी कहा जाता है। ये सब हम बातें करेंगे इंट्रोडक्शन में। एंड जो हेमिकॉर्डेटा है उसके नाम का मतलब क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा का मीनिंग क्या है, ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। और एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम नोटोकॉर्ड वर्सेस स्टोमोकॉर्ड, यानी कि हम कुछ डिफरेंस देखेंगे कि नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस की वजह से ही शायद इनको कॉर्डेटा में कंसीडर्ड नहीं किया गया, बाद में इनको एक सेपरेट फाइलम बनाया गया। तो ये सब बातें जो हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, हमेशा की तरह, यानी कि हेमिकॉर्डेट पर हम 13 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, यानी कि हम 13 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखेंगे हेमिकॉर्डेटा के रिगार्डिंग। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जर्म लेयर्स के नंबर के बेसिस पर इनको कैसे एनिमल्स माना जा सकता है, बॉडी सिमेट्री क्या होती है, इसके अलावा इनका बॉडी प्लान क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मोनोसियस हैं या डायोसियस सेक्स रखने वाले एनिमल्स हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। इन सब बारे में हम बात करेंगे 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। तो यहां पर सेकंड हमारा जो आज का की कंसेप्ट होगा दैट इज द 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तीसरे नंबर पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे हेमिकॉर्डेट्स को लेकर, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, तो इनके हैबिटेट को लेकर एक छोटा सा डिस्कशन होगा। एंड फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा इनके बॉडी डिवीजन के बारे में, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी ने बताया कि इनके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिस रीजन होता है, एक कॉलर होती है और एक पोस्टीरियर ट्रंक पार्ट होता है। तो ये सब चीजें हम कहां पर देखेंगे, इनके बॉडी डिवीजन में। फिफ्थ नंबर पर हम हेमिकॉर्डेटा को स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक्सक्रीशन को लेकर डिस्कशन किया है
और बताया है कि इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जानी जाती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनकी बात करें अगर हम, तो इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड है जो इनकी एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। एंड 6 नंबर पर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी ने यह भी मेंशन किया है कि इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे हमेशा की तरह एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी फाइलम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स को लेकर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो बाकी सभी की कंसेप्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वो 7 इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट हैं जिन पर हम हेमिकॉर्डेटा को स्टडी करने जा रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स ले सकें। तो ये मैं सोचकर एक्सपेक्टेशन के साथ ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और इस लेक्चर के थ्रू आप हेमिकॉर्डेटा के बारे में वो सब कुछ सीखेंगे जो आपको आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिस फाइलम को प्रीवियस क्लासिफिकेशन में कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। यानी कि मैंने पहले भी एक ऐसा फाइलम है जिसमें ये जिक्र किया है कि हेमिकॉर्डेट्स के अलावा एक और फाइलम है जिसको प्रीवियसली, अगर हम बात करें प्रीवियस क्लासिफिकेशन में, तो उनको किसी अनादर फाइलम में रखा गया था। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं टीनोफोरा की। हमने देखा था टीनोफोरा फाइलम जो है, आज के क्लासिफिकेशन में बात की जाए तो ये एक सेपरेट फाइलम है, पर पहले टीनोफोरा को हमने सिलेंट्रेटा में रख दिया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा को प्रीवियस क्लासिफिकेशन में सेपरेट फाइलम का दर्जा नहीं मिला था, बल्कि इनको हम एक सब फाइलम के तौर पर पढ़ते थे कॉर्डेटा के अंदर। तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि ये कॉर्डेटा का पहले एक सब फाइलम था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के सब फाइलम के रूप में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसको कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया और एक सेपरेट फाइलम हम लोग स्टडी करते हैं, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हेमिकॉर्डेटा को पहले प्रीवियस क्लासिफिकेशन में कॉर्डेटा का एक सब फाइलम कंसीडर्ड किया गया था, लेकिन आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हेमिकॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम है। इसी तरीके से टीनोफोर्स एनिमल को भी पहले सिलेंट्रेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन अब हम बात करें आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो टीनोफोरा एक सेपरेट फाइलम है। दैट इज द रीजन कि हमने 2 फाइलम को सेपरेट कर दिया और 11 फाइलम बना लिए, क्योंकि पहले हम जब प्रीवियस क्लासेस में अपनी स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम को लेकर, तो वहां पर केवल 9 फाइलम को हम स्टडी करते हैं। तो जो 2 फाइलम बढ़ जाते हैं आगे की हायर क्लासेस में, वो एक है टीनोफोरा और दूसरा है हेमिकॉर्डेटा। तो अब हम बात करते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग कई अदर नामों से भी जानते हैं, यानी कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में हेमिकॉर्डेटा की जगह स्टोमोकॉर्डेटा वर्ड यूज किया जाता है तो आपको वहां पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हेमिकॉर्डेटा को एक और नाम से भी जानते हैं और वो है स्टोमोकॉर्डेटा। और आगे अपने लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि स्टोमोकॉर्डेटा कहने के पीछे रीजन है कि इनके पास एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में होता है, जो एंडोडर्मली ड्राइव्ड होता है, जो नोटोकॉर्ड से देखने में काफी कुछ सिमिलरिटी रखता है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है। हमने उसको नाम दिया स्टोमोकॉर्ड, और ये एक रीजन भी है कि हम इनको कॉर्डेटा कंसीडर्ड नहीं करते। तो स्टोमोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से इनकी बॉडी में इन फाइलम के एनिमल्स को स्टोमोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। तो ये एक इनका सिनोनिम है, एक अदर समानार्थी शब्द है, यानी कि आप हेमिकॉर्डेटा को स्टोमोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनको वॉर्म लाइक एनिमल्स भी कहा जाता है, हालांकि ये लिटरली वॉर्म नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस फाइलम्स में देखा कि राउंड वॉर्म होते हैं, फ्लैट वॉर्म होते हैं। फ्लैट वॉर्म मतलब प्लेटीहेलमिंथस, राउंड वॉर्म मतलब हमने किनको बोला, तो एस्केलमिंथस, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये लिटरली वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं, लेकिन ये लिटरली वॉर्म नहीं है, इसलिए इनको वॉर्म लाइक एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि इनको बाहर से अगर आप देखते हैं
तो ये एनिमल्स आपको वॉर्म लाइक एनिमल्स दिखते हैं, लेकिन ये लिटरली वॉर्म एनिमल्स नहीं हैं, बल्कि इनको वॉर्म लाइक एनिमल केवल कहा गया है। तो इनका एक अदर नेम आप अगर यूज़ करते हैं, दे आर वॉर्म लाइक एनिमल्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। एंड क्योंकि जब आप इनकी बॉडी को देखेंगे तो शेप ऑफ द प्रोबोसिस एंड कॉलर बियर्स अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू टंग, यानी कि आप इनकी बॉडी को जब देखेंगे, बॉडी डिवीजन में आपको दिखाऊंगा, तो इनकी बॉडी में 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर पार्ट होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, उसके बाद एक मिडिल पार्ट होता है जिसको कॉलर कहते हैं, और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। अगर हम इनकी बॉडी के एंटीरियर प्रोबोसिस और कॉलर वाले पार्ट को बहुत क्लोजली देखें तो आपको वो जो हिस्सा है इनके कॉलर का और प्रोबोसिस का, वो बिल्कुल टंग यानी कि हमारी जीभ की तरह दिखाई देगा। दैट इज द रीजन कि इनको हम टंग वॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहां पर अब 3 इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको याद रखना है कि इनको स्टोमोकॉड भी कहा जा सकता है, इनको वॉर्म लाइक एनिमल भी कहा जा सकता है, इनको टंग वॉर्म भी कहा जा सकता है। हर फाइलम में आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, और कई बार जब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाती है तो हम डायरेक्टली किसी फाइलम का जो एक्चुअल नेम है वो क्वेश्चन में यूज ना करके उनके जो बाकी सिनोनिम्स हैं उनको यूज करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नीट एग्जाम में होता है और ये एक परंपरा है। कभी भी पोर्स बियरर का मतलब आपको याद रखना है पोरीफेरा होता है। सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। कॉम्ब बियरर्स वर्ड यूज किया जा रहा है आपसे, तो आप टीनोफोर समझ जाइए, उनको हम सी वालनट भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे फ्लैट वॉर्म वर्ड यूज किया जा रहा है तो आप याद रखिए प्लेटीहेलमिंथस की बात हो रही है। अगर आपसे राउंड वॉर्म यूज किया जा रहा है तो आप याद रखिए एस्केलमिंथस की बात हो रही है। अगर आपसे सेगमेंटेड वॉर्म वर्ड यूज किया जा रहा है तो आप याद रखिए एनिलिडा की बात हो रही है। और अगर आपसे कोई बोलता है कि ज्वाइंटेड लेग एनिमल्स हैं तो मतलब ऑर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। अगर आपसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की बात की जा रही है तो यानी कि मोलस्का की बात हो रही है। और रिसेंटली अभी एक फाइलम हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा जिसको हमने इकाइनोडर्मेटा बोला, और उनका भी एक अपना कॉमन नेम होता है, उनको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स या प्रिकली स्किन एनिमल्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग स्टोमोकॉर्डेटा, वॉर्म लाइक एनिमल्स या टंग वॉर्म के नाम से जान सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हेमिकॉर्डेटा का लिटरली मीनिंग जो होता है वो है हाफ कॉर्डेट्स, यानी कि इनको हम कॉर्डेट्स से भले ही अलग कर दें पर इनके नाम में कहीं ना कहीं कॉर्डेट्स का जिक्र है। हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा कहने के पीछे रीजन है क्योंकि ये ग्रीक का वर्ड है और हेमी का मतलब होता है हाफ, और कॉर्ड का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कॉर्ड है। ये हाफ कॉर्डेटा है, इसलिए यहां पर इनको हेमिकॉर्डेटा वर्ड यूज किया गया है। तो कॉर्ड बेसिकली फॉर कॉर्डेटा यूज किया गया है यहां पर, कॉर्डेटा, एंड हेमी का मतलब आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, हाफ। तो दे आर हाफ कॉर्डेट्स, यानी कि इनकी बॉडी में आप देखेंगे, इनकी बॉडी को जब हम देखेंगे तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको इनकी बॉडी में दिखाई देगा जिसको हम नोटोकॉर्ड कंसीडर्ड करते थे बहुत पहले, लेकिन फैक्ट ये है कि वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड में और इनकी बॉडी में जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आज मॉडर्न टाइम में हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो हम बात करें अगर दिस नेम वाज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन देयर बॉडी विच वाज कंसीडर्ड टू बी देयर नोटोकॉर्ड, तो पहले ऐसा होता था कि इनकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था उसको हमने नोटोकॉर्ड कंसीडर कर लिया था, बट दिस फैक्ट इज नो मोर सपोर्टेड। आज की बात करें तो इस फैक्ट को हमने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, और आज जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनको हमने बिल्कुल सेपरेट फाइलम में रखा है। वो कोई भी कॉर्डेट का सब फाइलम नहीं है, और आज हम उनको नॉन कॉर्डेट्स ही कंसीडर्ड करते हैं, यानी कि इनमें कॉर्डेट्स या इनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस नहीं होती है। हाँ, ये कह सकता हूं इनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बार बार ये चीज़ मैं आपको हिंट कर रहा हूं जो आगे बताने वाला हूं। तो आज हम बात करें मॉडर्न टाइम में तो हेमिकॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम है। हेमिकॉर्डेटा के पास कॉर्डेट्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है पर वो नोटोकॉर्ड नहीं है, उसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल्स, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये वॉर्म लाइक एनिमल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात ये होती है कि इनकी बॉडी में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रखती है, अपनी प्रेजेंस रखती है, जबकि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है। इनके पास स्टोमोकॉर्ड है और कॉर्डेट्स के पास क्या है, नोटोकॉर्ड। तो एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, और इस छोटे से डिस्कशन में हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड वर्सेस स्टोमोकॉर्ड।
देखिए यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनको कॉर्डेट कंसीडर्ड नहीं किया गया। तो नोटोकॉर्ड अलग चीज है, स्टोमोकॉर्ड अलग चीज है। तो एक छोटा सा डिफरेंस हम इनके बीच में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नोटोकॉर्ड वर्सेस स्टोमोकॉर्ड अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नोटोकॉर्ड के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी नोटोकॉर्ड को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना है, और मैंने बोला है कि ये हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्मली ड्राइव्ड होता है, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन से है। अब अगर मैं यही कंपैरिजन करूं किससे, स्टोमोकॉर्ड से, तो स्टोमोकॉर्ड एंडोडर्मली ड्राइव्ड होता है। तो मैं यहां पर अगर स्टोमोकॉर्ड को लेकर बात करूं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड नहीं है, बल्कि ये एंडोडर्मली ड्राइव्ड है। तो जर्म लेयर्स जो एंडोडर्म होती है ये उससे ड्राइव्ड होता है हेमिकॉर्डेट्स में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड चीज में बात करूं तो ये यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। जबकि अगर मैं स्टोमोकॉर्ड को लेकर बात करूं तो स्टोमोकॉर्ड जो है वो एक होलो यानी कि खोखला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड के बीच देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि नोटोकॉर्ड में कई और खासियत है, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। आपको बता दूं कि ये डॉर्सल पोजीशन पर होता है। आपको बता दूं कि ये सर्व करता है या रोल सर्व करता है एज अ एंडोस्केलेटन, यानी कि ये कॉर्डेट्स का एंडोस्केलेटन है। और हर कॉर्डेट एनिमल्स अपनी लाइफ साइकिल की किसी ना किसी स्टेजेस में आप बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड को जरूर रखता है। कुछ ऐसे भी कॉर्डेट्स हैं जो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरी जिंदगी भर नोटोकॉर्ड को अपनी बॉडी में रखते हैं। हालांकि कुछ कॉर्डेट्स में उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ये प्रेजेंट होता है, देन आफ्टर डिसअपेयर हो जाता है। कुछ कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेटा जिनको हम कहते हैं, वो ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ साइकिल की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड आपको जो है वो देखने को जरूर मिलेगा कॉर्डेट्स की बॉडी में। स्टोमोकॉर्ड को लेकर अगर मैं सीधा डिस्कशन कर दूं बाकी पॉइंट्स को जो बचे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टोमोकॉर्ड है उसके पास एक नैरो ल्यूमेन होता है। नोटोकॉर्ड हैज नैरो ल्यूमेन, ये खाली सा इनके अंदर अवकाश होता है जो ओपनिंग करता है अपनी फेरिंग्स में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि स्टोमोकॉर्ड जो है वो एक नैरो ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर रखता है जिसकी ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स पार्ट में होती है। एंड अगर मैं बात करूं कि ये एंडोस्केलेटन है इन एनिमल्स का, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नॉन सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता। नॉन सपोर्टिव स्ट्रक्चर है यानी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। हालांकि ये हेल्प कर सकता है इनके लोकोमोशंस में, तो लोकोमोशन में ये हेल्पफुल है, लेकिन बॉडी के लिए कोई खासा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए हम इनको इन एनिमल्स का एंडोस्केलेटन कंसीडर्ड करें तो ये शायद गलत हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्टोमोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, और आप अगर इन डिफरेंसेस को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और यही रीज़न है शायद कि हेमिकॉर्डेट्स को हमने सेपरेट फाइलम में रखा और उनको हमने कॉर्डेटा में कंसीडर्ड नहीं किया, बल्कि उनको हम नॉन कॉर्डेटा ही मानते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर। और एज यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो किसी भी फाइलम को वेल डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, ये हम यहां पर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हायर एनिमल्स में ही कंसीडर किए जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं सभी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पर बाइलेटरल लिख सकते हैं, और ये बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री रखते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर बाकी जितने भी फाइलम आएंगे उसके आगे, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी एनिमल्स की बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। बीच में एक एक्सेप्शनल केस आता है, हर बार बताता हूं मैं आपको, वो एक गाइनोडर्मेटा है जिसका एडल्ट जो होता है वो रेडियल बॉडी सिमेट्री रखता है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है उसकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ऑलमोस्ट हमने देखा है एक बड़ी सिमिलरिटी है कि जिन भी एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमेशा कंप्लीट होता है। अगली हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर, तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिलीडा से लेकर कॉर्डेटा तक। एनिलीड्स में और कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ अगर हम बात करें। बाकी बीच में जो फाइलम आते हैं यानी कि ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें मोस्टली हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। हालांकि एक्सेप्शनल केस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा होते हैं। नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सिफेलोपोड मोलस्क में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सभी कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, लेकिन एक फाइलम ऐसा है कॉर्डेटा का जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, वो यूरोकॉर्डेटा है। इसी तरीके से हम बात करें तो एनिलीडा जो होते हैं, एनिलीड्स में लीच जो होती है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखती है। बाकी अदर एनिमल्स जो हैं एनिलीड्स में आते हैं वो सभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छे से याद कराया है। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो प्योरली सेक्सुअल है, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ये, इसलिए मैं लिख सकता हूं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ये ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं। आगे हम जर्म लेयर्स की बात करें तो इनके पास जर्म लेयर्स के नंबर 3 होते हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म, और उनके बीच में एक मीजोडर्म होती है। तो ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल कहे जा सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेचर ऑफ सीलोम, तो मैं आपको बता देता हूं ये यू सीलोमेट एनिमल है, यानी कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो लाइंड होती है मीजोडर्म से। और उसके बाद हम अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर बात करें तो इनमें सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है, तो आपको याद रखना है इनमें सेगमेंटेशन पूरी तरह से एब्सेंट होता है, बिकॉज सेगमेंटेशन ओनली फाउंड इन 3 फाइलम एनिलीड, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेट्स को हम कहेंगे कि ये अनसेगमेंटेड एनिमल है। इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होने का मतलब ही हुआ कि ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को लेकर डिस्कशन किया जाए तो ये हमारा आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटोकॉर्ड इनमें प्योरली एब्सेंट होती है, क्योंकि नोटोकॉर्ड का आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा कि वो मीजोडर्मली ड्राइव्ड होना चाहिए, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद ये डॉर्सली लोकेटेड होती है और सर्व करती है रोल एज अ एंडोस्केलेटन। तो आपको बता दूं नोटोकॉर्ड इनके पास नहीं होती, इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है बार बार मैं आपको बता रहा हूं वो एक्चुअली में क्या है, स्टोमोकॉर्ड है। और स्टोमोकॉर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है जो नोटोकॉर्ड्स से डिफर करती है, डिफरेंट बनाती है, और स्टोमोकॉर्ड की वो प्रॉपर्टी जो नोटोकॉर्ड्स से अलग करती है वो नंबर 1 की एंडोडर्मली ड्राइव्ड होती है। ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास एक नैरो ल्यूमेन होता है विच ओपन इनटू फेरिंग्स, एंड ये कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती इन एनिमल्स को, हालांकि हेल्प करती है लोकोमोशन में। तो ये अपनी खासियत है स्टोमोकॉर्ड की जो नोटोकॉर्ड से उसको अलग बनाने में हेल्प करती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोनोसियस एंड डायोसियस सेक्स, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि ये एनिमल प्योरली डायोसियस एनिमल है, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होता है इनमें, फीमेल अलग होती है, तो सेक्सेस आर सेपरेटेड। तो सेक्स पूरी तरह से सेपरेटेड है, यानी कि मेल अलग है सेपरेटली और फीमेल इनमें अलग होते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी प्लान को लेकर डिस्कशन करूं तो जिन भी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम
कंप्लीट है, जिन भी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और जिन भी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये काफी कोरिलेट करने वाले पॉइंट्स हैं। तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, दैट इज द रीजन कि इनके पास जो बॉडी प्लान है उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हैज बीन अचीव्ड टू डिफरेंट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी लाइन। तो उस बेसिस पर हम इनको ड्यूटेरोस्टोम्स कह सकते हैं, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो ब्लास्टोपोर के फॉर्म में ओपनिंग डेवलप होती है, सबसे पहले वो एनस होती है और एनस के बाद अगली सेपरेट ओपनिंग जो डेवलप होती है वो माउथ। तो हम अच्छे से जानते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स मींस एनस डेवलप्स फर्स्ट, उसके बाद कौन डेवलप होगा, देन माउथ। तो अगर एनस पहले डेवलप हो रही है देन माउथ डेवलप हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स के बॉडी प्लान को हम एक नया पैटर्न का नाम दे सकते हैं और उनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, ये आप जानते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को लेकर बात की जाए तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और यहां पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ ऐसे फाइलम हैं जो प्योरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखते हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूं, जिनमें कि प्योरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि आप बात करें सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा जो आज का हमारा फाइलम है, एंड इकाइनोडर्मेटा। तो ये 4 फाइलम आपको हमेशा याद रखना है जिनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर और आज का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को मैं डिफाइन करूंगा कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखने वाले एनिमल्स हैं। और ऐसे कौन से फाइलम है जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो नंबर 1 आज का हमारा फाइलम, ये तो लिख ही लेते हैं, हेमिकॉर्डेटा। इसके अलावा मैं बात करूं हेमिकॉर्डेटा के अलावा तो आप बात करेंगे पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, एंड मोलस्का। तो ये वो सभी फाइलम के नाम मैंने लिख दिए जिनमें कि हमेशा डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखने वाले जो फाइलम है, हमारा आज का फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। पर उसके अलावा पोरीफेरा हो, प्लेटीहेलमिन्थस हो, टीनोफोरा हो, इकाइनोडर्मेटा हो या मोलस्का हो, वो सभी ऐसे फाइलम हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने अपने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बड़े ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं द एक्सक्लूसिव और यूनिक फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो एक्सक्लूसिव और यूनिक फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स की जब बात होती है तो अब आपको यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाना है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको अब बताने वाला हूँ दे आर वेरी एक्सक्लूसिव फॉर हेमिकॉर्डेट्स, और वो NCERT में भी दिए गए हैं और वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि नंबर 1 आपको याद रखना है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप्ड भी होते हैं, यानी कि जितने भी हेमिकॉर्डेट्स एनिमल हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल हैं। केवल और केवल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वो, तो समुद्र में देखने को मिल सकते हैं, ओशन या सी वाटर में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको कभी भी एनिमल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल नहीं मिलेंगे या फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। प्रीवियसली हमने कितने ऐसे फाइलम हैं जिनको बोला है कि वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, तो आज मैं आपको बता देता हूं पूरे एनिमल किंगडम में 3 फाइलम्स के डिस्क्रिप्शन में NCERT ने ये लिखा है कि ये एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल हैं। नंबर 1 टीनोफोरा, आप चेक कर सकते हैं। टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें आने वाले 100% एनिमल जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सेकंड जो आज का हमारा फाइलम है यानी कि हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा जो है उनमें भी 100% एनिमल जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा, जो प्रीवियसली हमने एक फाइलम पढ़ा है, उसमें भी 100% जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा बनना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम या विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो वहाँ पर ऐसे एनिमल ग्रुप को आपके सामने रख दिया जाएगा या फाइलम के नेम को आपके सामने रख दिया जाएगा
आपको चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि इनमें से किस फाइलम के एनिमल जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो आपको याद रखना है 3 ऐसे फाइलम है एनसीईआरटी में, फाइलम की बात कर रहा हूं मैं, क्लास की नहीं कर रहा हूं, जिसमें प्योरली मरीन एनिमल्स आते हैं। एक टीनोफोरा, एक हेमिकॉर्डेटा और एक इकाइनोडर्मेटा। बॉडी डिवीजन को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेट्स, उनकी बॉडी को 3 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इनके एंटीरियर प्रोबोसिस रीजन हम किसे कहते हैं, तो मैंने यहां पर 2 डायग्राम ले रखे हैं। एक डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है और दूसरा डायग्राम केवल इसलिए लिया गया है ताकि आप इस एनिमल को थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझ सकें। तो यहां पर मैंने जो लिए हैं 2 डायग्राम, वो किस हेमिकॉर्डेट्स के हैं। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि दोनों के दोनों बलानोग्लॉसस के हैं। बलेनोग्लॉसस जो है वो एक एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है बलेनोग्लॉसस। तो बलेनोग्लॉसस जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है हेमिकॉर्डेट्स का, और जो एनसीईआरटी में हेमिकॉर्डेटा की इमेज दी गई है, डायग्रामेटिक इमेज दी गई है, वो भी बलानोग्लॉसस की है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये एनिमल भी और ये एनिमल भी, दोनों की दोनों किस एनिमल के आपको डायग्राम दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे बलेनोग्लॉसस। एंड बलेनोग्लॉसस जो है वो एक ऐसा हेमिकॉर्डेट एनिमल है जो बॉडी डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं इस एनिमल में बताऊं तो इस पार्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस का मीनिंग होता है सूंड या नाक। तो इनकी बॉडी में जो एंटीरियर एक सूंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं। यहां पर स्पेलिंग प्रोबोसिस की मैं चेंज कर रहा हूं, प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस क्या है, तो आप कहेंगे इनका एंटीरियर पार्ट जो है उसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। उसके बाद एक मिडिल पार्ट होता है जिसको हम कॉलर कहते हैं। तो आपको ये एनसीईआरटी में इमेज को करेक्ट कर लेना है। एक्चुअली में एनसीईआरटी की इमेजेस में यहां पर कॉलर दिखाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कॉलर वाला पार्ट जो है वो जस्ट आफ्टर प्रोबोसिस होता है। तो इनकी बॉडी के डिवीजन में एक एंटीरियर पार्ट को आप प्रोबोसिस कह रहे हैं, उसके बाद के पार्ट को आप कॉलर कह रहे हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग लॉन्ग ट्रंक कहते हैं। इस इमेज में भी मैं इसको कॉलर कहूंगा और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको मैं लॉन्ग ट्रंक कह देता हूं। तो अल्टीमेटली इनकी बॉडी में 3 डिफरेंट डिवीजन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। नंबर 1 एंटीरियर प्रोबोसिस, नंबर 2 अ कॉलर एंड नंबर 3 अ लॉन्ग ट्रंक। तो 3 डिफरेंट पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये सेगमेंटेशन नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, ये अनसेगमेंटेड एनिमल है। इनके बॉडी की ये 3 डिफरेंट डिवीजन ओनली है, ये कोई सेगमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये अनसेगमेंटेड एनिमल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये इनके बॉडी के 3 डिफरेंट पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने मोलस्क में स्टडी किया है, और मोलस्क में भी एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है कि इनकी बॉडी को 3 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, विसरल हम्प एंड 3rd नंबर पर हमने पढ़ा मस्क्यूलर फुट। तो जिस तरीके से मोलस्क की बॉडी को 3 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्क्यूलर फुट, उसी तरीके से यहां पर हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी को 3 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। आपको ध्यान क्या रखना है, एनसीईआरटी की इमेज में आपको कॉलर कहां पर दिखाया गया है, बीच वाले पार्ट को ना दिखाकर यहां पर दिखाया गया है, लेकिन कॉलर एक्चुअली में ये वाला पार्ट है। तो ये करेक्शन आप अपनी एनसीईआरटी में बिल्कुल कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर अगर हम डिस्कशन करें, तो हेमिकॉर्डेट्स के पास एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन होता है और वो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। तो इनकी बॉडी में एंटीरियर प्रोबोसिस पार्ट प्रेजेंट है जहां पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। और हमेशा याद रखिए कि जितने भी फाइलम हमने पहले पढ़े हैं उन सभी में एक्सक्रीशन के लिए क्या फैसिलिटी है, उनमें क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो मैं आपको यहां पर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को कलेक्टिवली हम बात करें तो इनमें एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस से होता है, ये आप याद रख लीजिए।
प्लेटी हेलमिंथस के पास एक्सक्रीशन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। एस्केलमिंथस के पास एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये भी आप यहां पर कॉम्पैरेटिव स्टडी में ले सकते हैं कि इनके पास एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ट्यूब की हेल्प से होता है। एनिलिड्स के पास नेफ्रीडियम होते हैं या नेफ्रीडिया होता है जिससे ये एक्सक्रीशन करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स। ऑर्थ्रोपोडा के पास मालपीघियन ट्यूब्यूल्स होती है जिससे ये एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जा सकता है। मोलस्क में हमने पढ़ा हुआ है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं डिफरेंट मोलस्क एनिमल, जैसे कि नंबर 1 फेदर लाइक गिल्स जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हालांकि फेदर लाइक गिल्स जो हैं वो एक्सक्रीशन के अलावा रेस्पिरेशन में भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और बोजानस ऑर्गन या जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, तो वो भी कुछ मोलस्क में आप देख सकते हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और लिटरली ऑर्गन ऑफ बोजानस क्या है, मोलस्क में तो मैंने बताया था एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, एंड इसके अलावा एक अनदर एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है जिसको हम कैबर्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो सब मोलस्क में आप देखेंगे कैबर्स ऑर्गन होते हैं, कुछ मोलस्क में आप देख सकते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस देखने को मिल सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट कह सकते हैं ऑर्गन्स जो कि मोलस्क में एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हैं। इकाइनोडर्मेटा को लेकर बात करें, अभी हमारा रिसेंट फाइल है जिसको हमने पढ़ा है और उसमें हमने साफ साफ देखा है कि इकाइनोडर्म हैव अ नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। Waste ammonia is removed by diffusion through the tube feet. Nitrogenous waste which is the mainly ammonia gas. तो ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनमें एब्सेंट है, लेकिन इनकी बॉडी में जो मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनिया गैस है, ये भी मैंने आपको बताया था। और वो अमोनिया गैस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है, स्पेशली ट्यूब फीट से इनका डिफ्यूजन होता है और ट्यूब फीट इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम बात कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा की, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके पास प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन में काफ़ी यूजफुल है। तो प्रोबॉसिस ग्लैंड जो है जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्रोबॉसिस ग्लैंड की हेल्प से इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक लाइन यहां पर लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप हमेशा याद रखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको ये सिंगल लाइन बस याद रखना है कि इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। तो गिल्स जो है वो उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं एंड 100% एनिमल जो हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं वो मरीन एनिमल्स हैं। मोस्टली जो एनिमल्स मरीन होते हैं या एक्वाटिक होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। तो एटलीस्ट आपको यहां पर याद रखना है कि मोलस्क में फेदर लाइक गिल्स डुअल रोल सर्व करते हैं, वो रेस्पिरेशन के साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन हेमिकॉर्डेटा के पास एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ऑर्गन है जिसको प्रोबॉसिस ग्लैंड कहा गया है, और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा फाइलम में एग्जाम्पल्स को लेकर। तो हम एक इंटरेस्टिंग कहानी फिर से आपको सुनाने वाले हैं, और उस इंटरेस्टिंग कहानी से मैं आपको हेमिकॉर्डेटा के जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वो बहुत इजीली याद कराने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल को याद करने के लिए जो मैं ट्रिक दे रहा हूं या मेमोरी ट्रिक दे रहा हूं वो एक कहानी है एक्चुअली में। उस कहानी में कुछ खास आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम अपनी लाइफ में और भी कई कहानियां सुनते रहते हैं डेली लाइफ में, वैसे ही आपको एक और छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूं, और इस कहानी से मैं आपको एनसीईआरटी में जो हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स दिए गए उनको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज की कहानी जो है उसमें ना तो कोई हीरो है, ना कोई हीरोइन है, ना कोई विलन है, बल्कि आज की कहानी में एक लड़का है जिसको बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है, यानी कि उसका फेवरेट हॉबी होती है, उसकी जो अपनी हॉबी होती है वो है कि उसको बहुत अपनी बॉडी जो है वो मस्कुलर बॉडी बनाना, एकदम बॉडी बिल्डर बनने का उसको शौक होता है। अभी तक उसको अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं मिला होता है जो उसको प्रॉपरली गाइड करे जिम के अंदर, और उसको उसकी जो भी हॉबी है, उसकी एक मस्कुलर बॉडी हो, उसको बनाने में उसकी हेल्प करे। अचानक उसकी सिटी का एक बहुत ही फेमस ट्रेनर, जो बहुत ज़्यादा नामी ट्रेनर होता है, वो सोचता है कि आज उससे मिलता हूँ मैं,
और शायद अगर वो मुझे सिलेक्ट कर लेता है, अपनी जिम में मेंबरशिप दे देता है, तो मैं उसकी जिम में उसके गाइडेंस में वैसी बॉडी बना पाऊंगा जैसा उसका, यानी कि हमारी कहानी का जो किरदार है उसका एक सपना है। तो वो अपनी सिटी के एक बहुत बड़े ट्रेनर के पास जाता है जिसकी अपनी खुद की जिम भी होती है, और वो ट्रेनर के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनना है। ट्रेनर उससे बोलता है कि अगर आपको मेरी तरह बॉडी बनाना है तो आपको मेरे कुछ बेसिक से क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यानी कि ट्रेनर एक शर्त रखता है कि अगर आपको मेरी तरह बॉडी बनाना है तो आपको कुछ मेरे बेसिक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, सही सही आंसर देना होगा, तब मैं ये मानूंगा कि आप मेरी जिम में मेंबरशिप ले सकते हैं और मेरी तरह बॉडी बना सकते हैं। चलिए, हमारी कहानी में जो लड़का है कमज़ोर सा जिसको बॉडी बनाना है वो तैयार हो जाता है और वो ट्रेनर से बोलता है आपका जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ट्रेनर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है। तो ट्रेनर जो है वो उससे क्वेश्चन पूछता है जो उसकी जिम में आया हुआ स्टूडेंट होता है कि आप बताइए हमें बल और शक्ति जो है वो कहाँ से मिलती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी वो लड़का जो है वो उसका आंसर नहीं दे पाता, और वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और आपने ये मुझसे क्या पूछ लिया कि हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है। बल और शक्ति हमें कहाँ से मिलती है ये मुझे नहीं पता। यानी कि जो स्टूडेंट है जो ट्रेनर के पास आया है वो आंसर देता है कि मुझे नहीं पता बल और शक्ति हमें कहाँ से मिलती है। एक सड़े से क्वेश्चन का आंसर ना दे पाने की वजह से जो जिम का ट्रेनर होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अगर डफर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है तो तुम कैसे मेरी तरह बॉडी बना सकते हो। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम बड़े ही डेडिकेटेड इंसान हो, मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है। तो जो ट्रेनर का क्वेश्चन है वो इतना सा है कि हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है, और इसका आंसर भी ट्रेनर अपने शब्दों में देता है उस लड़के को, और वो आंसर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है, दैट इज़ द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये आपको याद हो गया होगा। और हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है बच्चे भी जानते हैं, ग्लूकॉन डी से, यानी कि ग्लूकॉन डी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो आंसर आपको मिल चुका है, हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है, तो आपका आंसर है हमें बल और शक्ति जो है वो ग्लूकोज से मिलती है। और आप बिलीव कीजिए आपको वो दोनों एग्जाम्पल याद हो चुके हैं जो हेमिकॉर्डेटा के NCERT में दिए गए। तो हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है, हमें से आपको याद रखना है हेमिकॉर्डेट की बात हो रही है, और हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है जिसका आंसर है ग्लूकोज से मिलती है। और मैं अब आपको याद कराता हूँ इस मेमोरी ट्रिक के थ्रू आप कैसे याद रख सकते हैं हेमिकॉर्डेटा के वो दोनों एग्जाम्पल जो NCERT में दिए गए हैं। तो बल, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है बल, तो यहां पर बहुत इजी है, यहां पर आप बल से और ग्लूकोज से एक नाम ड्राइव कर सकते हैं। किससे? बल से और ग्लूकोज से। तो मैं बल और ग्लूकोज से यहां पर एक नाम को ड्राइव कर सकता हूं, और वो नाम क्या होगा? तो बल और ग्लूकोज से आपको याद रखना है बलानोग्लॉसस। तो बलानोग्लॉसस जो है वो एक एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट्स का जो आपने यहां पर याद रख लिया है बल और ग्लूकोज से। तो हमें बल और शक्ति कहां से मिलती है, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर था ग्लूकोज से मिलती है। तो बल और ग्लूकोज से आपने याद रखा बलानोग्लॉसस। उसी तरीके से आपको शक्ति और ग्लूकोज से याद रखना है एक और दूसरा एग्जाम्पल हेमिकॉर्डेट का, और वो होगा सैकोग्लॉसस। तो हमने कैसे याद रखा बल और शक्ति से, तो यहां पर बल और शक्ति दो चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। बल और ग्लूकोज से आपने याद रखा बलानोग्लॉसस, और शक्ति और ग्लूकोज से आपको याद रखना है सैकोग्लॉसस। तो देखिए बड़े आसानी से आपने दोनों एग्जाम्पल को याद कर लिया। तो ट्रेनर का क्वेश्चन था हमें बल और शक्ति कहां से मिलती है, आपने आंसर दिया, या ट्रेनर ने आपको बताया ग्लूकोज से। तो बल और ग्लूकोज से आपने याद रखा बलेनोग्लॉसस, एंड यहां पर देख सकते हैं शक्ति और ग्लूकोज से आपने याद रखा सैकोग्लॉसस। इस तरीके से आप देख सकते हैं NCERT ने जो इमेज बनाई हुई है एनिमल की, ये आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज जो आपको दिख रही है ये बलेनोग्लॉसस की इमेज है। और आपको हमेशा याद रखना है, कई बार इस इमेज को क्वेश्चन में देकर आपसे पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा हेमिकॉर्डेट है, तो इस इमेज से आपको पता होना चाहिए बलेनोग्लॉसस की इमेज है। सैकोग्लॉसस की कोई इमेज NCERT ने नहीं दी है, और हमें किसी इमेज को याद रखने की ज़रूरत भी यहाँ पर नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि आपने एग्जाम्पल को बहुत प्रॉपर वे में समझा होगा।
हमें बल और शक्ति कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। बल और ग्लूकोज से बलेनोग्लॉसस, एंड शक्ति और ग्लूकोज से आपको याद रखना है सैकोग्लॉसस। तो आई होप कि इस लेक्चर को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपने हेमिकॉर्डेट्स को बातों बातों में पढ़ लिया है और सीख लिया है, तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।